हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने गायनी की पहली क्लास पढ़ ली थी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 3 क्लास के अंदर हम आपको पूरी गायनी एकदम संक्षिप्त तरीके से बिल्कुल निचोड़ कर आपको पूरी की पूरी गायनी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करवा देंगे। इसमें आपकी थ्योरी भी कवर होगी, साथ साथ में आपको लगेगा कि क्वेश्चन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको डिजाइन ही हमने बिल्कुल ऐसे इसको नोट्स को तैयार किया है जिससे आपका हर एक लाइन आपको क्वेश्चन के तरीके से तैयार की है और पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर कर लिया है। तो लाडलो, उम्मीद है कि पिछली पूरी क्लास आपने अच्छे से देख ली होगी। और लाडलो, जो पूरी क्लास साथ साथ में देख रहा है ना, ये मान लो उसका क्वेश्चन गलत होने के चांसेज है ही नहीं। जितना टाइम आप खुद रिवीजन करके लगाओगे ना, उससे भी कहीं 1/1 भाग के अंदर ही अपन क्या करवा देंगे, 1/3 समय के अंदर ही अपन ये पूरी गायनी कवर कर लेंगे। तो बिना समय गवाए, ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी लाडले, देखो इतने व्यू आ रहे हैं, इतना आप लोगों का प्यार मिल रहा है, तो आपकी बस 2 सेकंड और लगेंगे। आप जब भी चैनल को ऑन करो, वीडियो देखो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दिया करो, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। तो लाडलो, अब अपन बात करेंगे अगली चीज की, रिंग वूम कंडीशन की बात करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि प्रसव के जो क्रिया होती है उस टाइम में सर्विक्स का न खुलना, सर्विक्स का मुंह नहीं खुलेगा ना, उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं अपन, रिंग वुम कंडीशन बोल देते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जाएगी कि रिंग वुम कंडीशन डिस्टोकिया का मुख्य कारण किस जानवर में है। यह पूछ लेंगे कि भेड़ में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है। तो भेड़ के अंदर बेटा कौन सा कारण है, रिंग वुम कंडीशन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, क्योंकि अगर आपके 3 घंटे में, बल्कि 3 घंटे से कम में पूरी गायनी कवर हो जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। कहीं भी चूक गए और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे तो फिर मत कहना लाडलो कि हमारा क्वेश्चन गुरुजी गलत हो गया, काश हम उस दिन देख लेते। ठीक है, हम एक फिर साथ वाले बताएंगे ना कि ये क्वेश्चन तो गुरुजी ने करवाया था, तो फिर कहोगे अरे यार हम तो चूक गए, तो फिर बेटा कोई पछतावा ही रह जाएगा, फिर कुछ नहीं है। तो साथ साथ आपको वीडियो एंड तक देखना है। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन सबने किया और अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन आए, तो हम आपके लिए हर सब्जेक्ट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारा वो मोटिवेशन मिलेगा, हमें भी काम करने में मजा आएगा, मेहनत करने में मजा आएगा। हमें लगेगा कि आप भी हमारे बराबर सपोर्ट में हो, आप भी चाहते हो कि हम आपको पूरी गायनी संक्षिप्त तरीके से प्रोवाइड करवा दे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। अगली चीज बेटा, अगर पूछ लें कि गाय के अंदर डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है, तो बेटा भ्रूण का आकार और मां का पेल्विस का आकार में असमानुपात। मतलब क्या कि या तो भ्रूण का आकार बड़ा हो जाएगा और मां का पेल्विस का आकार छोटा रहेगा ना, तो बच्चा बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो बेटा गाय में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है, भ्रूण का आकार और मां के पेल्विस के आकार में असमानुपात। ठीक है, पर गुरुजी बिल्कुल ठीक बात है। तो लाड लो अगली चीज, जो अगर पूछ ले इसमें क्वेश्चन, देखो सारे मैंने क्वेश्चन के तरीके से इसको डिजाइन किया है जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। अगला पूछ ले कि घोड़ी में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है, तो बेटा भ्रूण की प्रेजेंटेशन और पोजीशन, यानी कि प्रस्तुति और आसन में बदलाव। क्या है कि घोड़ी के अंदर लास्ट समय में क्या होता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर प्रेजेंटेशन जो घोड़ी का बच्चा होता है वो लेता है, लेकिन कई बार ले नहीं पाता। तो अगर प्रेजेंटेशन और आसन चेंज हो गया ना, या प्रस्तुति आसन चेंज हो गया और सही नहीं बना, तो बेटा वो बच्चा बाहर आ ही नहीं पाएगा। तो घोड़ी में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या हो गया, भ्रूण की प्रस्तुति और आसन में बदलाव। बोलो गुरुजी बिल्कुल सही बात है। तो लाड लो अगली चीज कि डिस्टोकिया अब हो तो गया, इसको सही कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बेटा पहली चीज तो क्या है, म्यूटेशन। ठीक है, पहली चीज है इसमें म्यूटेशन। बोलो गुरुजी म्यूटेशन क्या होता है, तो बेटा देखो तीनों चीजें अलग अलग हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है कि फिटस को नॉर्मल पोजीशन, पीपीपी का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर, यानी प्रस्तुति, आसन और पोस्चर। ठीक है, तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर में लाना, उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब म्यूटेशन में अपन नॉर्मल प्रेजेंटेशन, पोजीशन में कैसे लेके आएंगे, तो बेटा इसके 3 तरीके हैं। अर्थात म्यूटेशन के अंदर 3 चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी, पहली तो क्या है, रिपल्सन या रेट्रोपल्सन। ठीक है, कि बेटा क्या हो जाता है, कई बार जो भ्रूण है वो सर्विक्स में आके फंस जाता है, तो उस टाइम क्या करते हैं अपन, उसको भ्रूण को सही स्थिति में लाने के लिए वापस उदर गुहा में धकेलना। जो भ्रूण सर्विक्स में आ गया उसको वापस अपन क्या करेंगे, पीछे की तरफ उदर गुहा में वापस धकेल देंगे,
ठीक है, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन पोजीशन ठीक कर सकें। तो रिपल्सन या रेट्रोपल्सन क्या हो गया, भ्रूण को सही स्थिति में लाने के लिए उदरगुहा में धकेलना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आती है म्यूटेशन के अंदर, रोटेशन। तो बेटा रोटेशन आपको सबको पता है, देखो नाम से पता लगा रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है, घुमाना। तो भ्रूण को लंबे अक्ष पर घुमाना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि भ्रूण को लंबे अक्ष में घुमाना क्या कहलाता है, तो आप सही कर दोगे इसको, क्या बोलते हैं बेटा, रोटेशन बोलते हैं। बोलो गुरुजी बिल्कुल कर देंगे सही इसको। तीसरी चीज क्या है, वर्जन। वर्जन क्या होता है बेटा, कि भ्रूण को उसके ट्रांसवर्स अक्ष से घुमाना, कि अगर बच्चा ट्रांसवर्स अक्ष में है ना, तो उसको अपन क्या कर देंगे, उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल अक्ष में चेंज कर देंगे। क्योंकि बेटा ट्रांसवर्स मतलब क्या हो गया, आडा बच्चा। ठीक है, बच्चा आडा हो गया तो आडा बच्चा बाहर थोड़ी आएगा, बच्चा जब सीधा होगा ना, लंबवत होगा, तभी बच्चा बाहर आएगा। तो भ्रूण को उसके ट्रांसवर्स अक्ष पर घुमाना, उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं अपन, उसको बोल देते हैं वर्जन। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि म्यूटेशन में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहला ऑप्शन क्या, रेट्रोपल्सन या रिपल्सन, दूसरा क्या रोटेशन, और तीसरा क्या वर्जन, और चौथा मिल जाएगा सभी ऑप्शन में। ठीक है, तो पहला तरीका तो डिस्टोकिया का ठीक करने का हो गया ये। अब दूसरा तरीका, बोले दूसरा तरीका क्या है बेटा, फोर्स्ड ट्रैक्शन। कि मान लो बच्चा फंसा हुआ है, सही पोजीशन प्रेजेंटेशन है और बच्चा फंसा हुआ है, तो उसको जोर लगाकर खींच लेते हैं ना बेटा। अरे गांव में जब भैंस के बच्चा नहीं होता ना और पैर बाहर आ जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, पैरों को पकड़ के वैसे ही खींच लेते हैं। तो बस सिंपल वही है। फोर्स्ड ट्रैक्शन का मतलब क्या है, भ्रूण को जोर लगाकर खींचना। बोले गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया। अरे तो लाडलो समझ में आ गया ना, तो बस फिर समझ में आना ही चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। अगला चीज क्या है बेटा, फीटोटोमी। फीटोटोमी क्या होता है कि या तो बच्चे का आकार क्या होता है, बच्चे के 3 पैर हो गए, 3 की जगह या 5 पैर हो गए, ठीक है, 2 सिर हो गए, तो इस कंडीशन में बच्चा बाहर नहीं आ पाता। तो उस टाइम में क्या करते हैं अपन, अगर बच्चा मरा हुआ है, पहली बात तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, मृत भ्रूण का। जीवित भ्रूण को नहीं काट देते कभी भी, मृत भ्रूण को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर गर्भाशय से बाहर निकालना, इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं बेटा, फीटोटोमी बोलते हैं। और इसके लिए औजार कौन सा उपयोग में लेते हैं, उसका नाम है बेटा, कई बार ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मृत भ्रूण को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर गर्भाशय से बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, फीटोटोमी बोलते हैं। इसके लिए फीटोटोम नाम का एक उपकरण आता है, जिससे क्या करते हैं अपन, मृत जो भ्रूण होता है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। और सबसे आखिरी तरीका सिजेरियन सेक्शन। बेटा सिजेरियन सेक्शन आप सबको पता है कि गर्भाशय को चीरा लगाकर क्या कर देंगे अपन, उस भ्रूण को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, बोलो गुरुजी बिल्कुल ठीक है। तो लाडलो देखो समय नहीं गंवाना अपने को, बिल्कुल कम समय बच रहा अपने पास, तो पूरा सिलेबस रिवाइज करना है अपने को। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, सारी अपन ने एक साथ एक जगह लिख दी। अगला क्या बेटा, यूट्राइन। यूट्राइन प्रोलैप्स है बेटा, ये टोर्सन नहीं है, ये क्या थोड़ा, ये क्या है, यूट्राइन प्रोलैप्स है बेटा, यहां पे प्रोलैप्स। ठीक है, तो यूट्राइन प्रोलैप्स क्या होता है बेटा, कि गर्भाशय का शरीर से बाहर आना। अरे कई नहीं कहते कि ये तो बच्चादानी बाहर आ गई, या कई क्या कहते थे इसका शरीर बाहर आ गया, तो शरीर बाहर आना क्या बोलते हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये टोर्सन नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका दूसरा नाम पूछ लेते हैं, कास्टिंग ऑफ काफ बेड किसको कहते हैं, तो बेटा यूट्राइन प्रोलैप्स को क्या बोल देते हैं, कास्टिंग ऑफ काफ बेड। ठीक है, अब बोलो गुरुजी क्या क्या, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि यूट्राइन प्रोलैप्स के क्या कारण है, तो बेटा अगर शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए ना, तो भी क्या हो जाता है, जो गर्भाशय है वो बाहर निकल जाता है। या वंशानुगत की बेटा माँ में बाहर निकलता था तो बेटी में भी चांस है कि शरीर बाहर निकल आए, या क्या कहते हैं गर्भाशय बाहर निकल आए। या जानवरों को ईस्ट्रोजन युक्त भोजन खिलाना। ईस्ट्रोजन क्या बेटा, बरसीम आती है ना, बरसीम, वो ईस्ट्रोजन युक्त क्या है, भोजन है। तो वो ईस्ट्रोजन युक्त बरसीम खिलाएंगे ना अपन जानवर को, जैसे जानवर ब्याया हुआ है उसको अपन अधिक मात्रा में बरसीम खिला दिया ना, तो उसका क्या हो जाएगा, गर्भाशय बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ईस्ट्रोजन युक्त आहार खिला देंगे ना पर उसको, तो भी ये कंडीशन हो जाएगी। अगला, अब इसका उपचार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि उपचार क्या है बेटा। तो उपचार क्या है बेटा, देखो सबसे पहले तो क्या है, घोड़ी के अंदर बेटा कभी भी प्रोलैप्स नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें, निम्न में से कौन सा जानवर है जिसमें कभी प्रोलैप्स नहीं होता। तो देखो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने ऐड कर रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपने गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम से पहले अपने को पता रहना चाहिए भाई एग्जाम में गलत हो गया उसके बाद तो क्या ही कर सकते हैं, इसलिए आपको सारे इंपॉर्टेंट बता देंगे।
अब इसका उपचार, तो बेटा गाँव में रस्सी बांध के नहीं लगा देते क्या, जब गर्भाशय बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रोप ट्रस बांधना। ठीक है, ये रोप ट्रस ऐसे कोई अलग से चीज नहीं है बेटा, वही है। या क्या अपन मिनरल मिक्सर खिलाएंगे ना तो उससे भी हो जाएगा। मिनरल मिक्सर में क्योंकि कैल्शियम फॉस्फोरस सारे ही आते हैं मिनरल के अंदर, तो मिनरल मिक्सर खिलाना। या क्या, क्विल्ट सूचर या बूनर सूचर। बेटा ये दो प्रकार के सूचर होते हैं। इस सूचर से क्या करते हैं अपन, वेजाइना के चारों तरफ ये सूचर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, गर्भाशय बाहर नहीं आ पाता। तो क्विल्ट सूचर या बूनर सूचर का उपयोग करना। बोले गुरुजी बिल्कुल आपकी बात सही है। तो लाडलो सही है, तो अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय अपने को खराब नहीं करना, फटाफट रिवीजन करना है। क्योंकि भाई देखो सारी सब्जेक्ट रिवाइज करनी है इस टाइम पे तो, और जितना ज़्यादा रिवीजन होगा ना उतने क्वेश्चन सही होने के चांस, इसलिए अपन क्या करेंगे, फटाफट करेंगे इसको रिवीजन। अब बेटा आरओपी यानी कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, और रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को क्या कहते हैं, मतलब यानी कि जेर का ना गिरना, जेर न गिरने की क्रिया को क्या बोल देते हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। तो बेटा इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन तो क्या है कि आरओपी का केस कब बनेगा, तो यदि प्रसव के 24 घंटे तक जेर ना गिरे तो उसे अपन आरओपी कह देते हैं, यानी कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कह देते हैं। तो बेटा ये टाइम पूछ सकते हैं पहली बात तो, कि कितने घंटे तक अगर जेर ना गिरे तो अपन उसको आरओपी कहेंगे, तो 24 घंटे तक। और सामान्य एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सामान्यतः आरओपी या सामान्यतः जेर कितने घंटे में गिर जाती है, तो बेटा 12 से 24 घंटे। या कह सकते हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाती है, जेर गिर जाती है। अगर 24 घंटे तक जेर नहीं गिरी तो अपन उसको क्या बोल देंगे, आरओपी, यानी कि जेर का न गिरना, अपरा का रुक जाना, या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, कुछ भी बोल दो। अब बेटा इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो आप सबको पता है बेटा, आप सब गाँव से हो। ठीक है, क्या करेंगे, या तो जेर को अपन हाथ डाल के बाहर निकाल देंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, मैनुअली रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, या मैनुअली रिमूवल मेथड। और अपन ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे क्या हो जाए, वो जो जेर है वो बाहर आ जाए, तो बेटा ऑक्सीटोसिन और पीजीएफ टोल्फा। क्यों, अरे बेटा ये दोनों ही हार्मोन क्या करते हैं, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इन दोनों हार्मोनों को क्या बोलते हैं, ये किसकी तरह काम करते हैं, इकबोलिक की तरह। इकबोलिक क्या होती है, ऐसी औषधि जो गर्भाशय में संकुचन बढ़ा दें। ठीक है, तो ये गर्भाशय में संकुचन बढ़ा के क्या कर देगी, जेर को बाहर निकाल देगी। तो ये क्या हो गया इसका उपचार। बेटा एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेंगे, आरओपी का उपचार क्या है। ऑप्शन ए मैनुअली रिमूवल, बी ऑक्सीटोसिन, सी पीजीएफ डी सभी। तो आप कर दोगे सही, मेरे को पक्का उम्मीद है। लाडला कोई भी गलत नहीं करेगा, जो इस क्लास को देख लिया वो तो गलत करेगा नहीं भाई। अगली चीज क्या है बेटा, गर्भकाल की समस्याएं। गर्भकाल के दौरान क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो पहली चीज तो क्या है बेटा, मम्मीफिकेशन, और दूसरा क्या है, मेसिरेशन। बेटा मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उनको बराबर में लिख दिया एक साथ ही, ठीक है, ताकि आपको इनको डिवाइड करने में आसानी रहे। अब देखो एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। पहला तो क्या कि मम्मीफिकेशन के लिए कौन सा कथन सत्य है, ऐसे आ सकता है। तो उसमें क्या कि अगर भ्रूण के रक्त आपूर्ति बंद हो जाएगी ना तो उस कंडीशन में क्या होगा, मम्मीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और मेसिरेशन में क्या होता है, अगर बेटा मवाद बनाने वाले जीवाणु घुस गए, गर्भाशय में प्रवेश कर गए, तो वो क्या कर देते हैं, उसे जो भ्रूण है ना उसको पूरे को सड़ा देते हैं, और पूरा भ्रूण सड़ जाएगा तो सड़ा हुआ तरल क्या हो जाएगा, वेजाइना से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें देखो मेसिरेशन में क्या हुआ, मवाद बनाने वाले जीवाणु क्या कर गए, गर्भाशय में प्रवेश कर गए, जिससे क्या हुआ, सड़ा हुआ तरल पदार्थ वल्वा से बाहर आने लग गया। ठीक है, और बेटा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाती है। रिग्रेस का मतलब क्या होता है, यानी कि नष्ट हो जाती है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम बनी नहीं रहती, नष्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम। इसीलिए तो बेटा कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी ना, तभी तो बच्चादानी का मुंह खुलेगा, मतलब कि सर्विक्स का मुंह खुलेगा, और तभी ये तरल पदार्थ क्या हो जाएगा, बाहर आने लग जाएगा, वरना तो तरल पदार्थ बाहर आएगा ही नहीं, कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होगी तो। ठीक है, मम्मीफिकेशन में क्या होता है, इसमें रक्त आपूर्ति बंद होती है, इसमें कोई जीवाणु को नहीं घुसता अंदर, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती। इसीलिए क्या होता है, भ्रूण सड़ता नहीं है, क्या हो जाएगा, सूख कर छोटा हो जाता है बस, और सिकुड़ जाता है। और इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है। कार्पस ल्यूटियम मम्मीफिकेशन के अंदर नष्ट नहीं होती। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कार्पस ल्यूटियम किस कंडीशन में नष्ट होती है, मम्मीफिकेशन, मेसिरेशन, दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो आप सही कर दोगे। बोले गुरुजी अब गुंजाइश थोड़ी ना गलत करने की। तो प्यारो अगर गुंजाइश नहीं है तो गलत करना भी मत। अब बेटा एग्जाम में देखो सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या कि मम्मीफिकेशन का प्रकार है ना बेटा, तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि जो हिमेटिनिक टाइप का मम्मीफिकेशन है वो किस जानवर में होता है, वो बेटा गाय में। देखो ये तो क्वेश्चन हो गया और सामने क्या हो गया, ये आंसर हो गया।
इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि बेटा इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी, जो भी अपने प्यारे दोस्त है ना जिनको तुम समझते हो अपने दोस्तों को तो पता लगनी चाहिए, उनके साथ भी इसको शेयर करना है, ताकि हर दोस्त है ना तुम्हारा वो पूरे सिलेबस को अच्छे से देख सके। ठीक है, अरे जाते जाते एक बार पूरा सिलेबस देख जाओगे ना, वरना तो एग्जाम में बैठे क्या करोगे, अरे यार इसको पढ़ा तो था लेकिन अब साला कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सा आएगा इसका। ठीक है, तो एग्जाम में बेटा फिर अगर रिवीजन नहीं करके जाते ना अपन अच्छे से, तो फिर एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर कन्फ्यूजन में क्या हो जाता है, अपन कन्फ्यूजन में गलत आंसर टिक लगा जाते हैं। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो हिमेटिनिक किस में होता है, गाय में। और जो पेपेरेसियस है इसमें बेटा दो चीजें हैं। पहला तो क्या होता है, भ्रूण चमड़े जैसा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल चमड़े जैसा हो जाता है भ्रूण सूख के, अगर इस प्रकार का पेपेरेसियस टाइप का ममिफिकेशन हो गया ना तो। और दूसरा क्या बेटा, गाय को छोड़ के जितने भी जानवर हैं, ठीक है, गाय के अलावा जितने भी जानवर में, उनमें किस प्रकार का ममिफिकेशन होता है, पेपेरियसिस। तो ये दो क्वेश्चन हो गए बेटा आपके यहीं पे। बोले गुरुजी ठीक है, या तो पूछ लेंगे कि हिमेटिनिक नाम का या हिमेटिनिक टाइप का ममिफिकेशन किस जानवर में होता है, तो गाय में। और अगर पेपेरिसिस पूछ लिया तो क्या, कि गाय को छोड़ के जितने भी जानवर है उनमें। बोले गुरुजी बिल्कुल ठीक है, कर देंगे सही। तो लाडलो और हमें चाहिए क्या, अगर आपके सही क्वेश्चन कर दोगे तो हमें और क्या चाहिए। अगला बेटा देखो, दो कंडीशन और हैं जो क्या हो जाएंगी। पहली तो कौन सी है, हाइड्रो एलेंटोइस, और दूसरी क्या है, हाइड्रो एमनियोन। तो हाइड्रो एलेंटोइस और हाइड्रो एमनियोन में क्या क्या फर्क है बेटा। पहली बात तो क्या है, देखो एलेंटोइस आ रहा है ना, और हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी, और एलेंटोइस आ रहा है आगे, तो मतलब क्या, एलेंटोइक केविटी में ज्यादा मात्रा में तरल इकट्ठा होना। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि एलेंटोइस आ रहा है, हाइड्रो का मतलब तो पानी है ही, तो कहां पानी इकट्ठा होगा, एलेंटोइक केविटी में ज्यादा मात्रा में तरल इकट्ठा होना। ठीक है, तो ये तो हो गया हाइड्रो एलेंटोइस। बेटा वो तरल कैसा होता है, तो बेटा इसमें क्या होता है, भ्रूण सामान्य होता है, भ्रूण में कोई दिक्कत नहीं होती। जो भ्रूण सामान्य तरीके से विकसित होता है, इसमें भ्रूण में कोई समस्या नहीं आती। और जो पानी इकट्ठा होता है ना, एलेंटोइक केविटी के अंदर पानी इकट्ठा होता है, वो कैसा होता है, बिल्कुल साफ होता है, तरल पदार्थ बिल्कुल साफ होता है, पानी के जैसा बिल्कुल साफ। ठीक है, और इधर क्या है, हाइड्रो एमनियोन के अंदर देखो एमनियोन आ रहा है ना आखिर में, हाइड्रो का तो मतलब जल, और एमनियोन आ रहा आगे, तो मतलब कहां जल इकट्ठा हो रहा है, एमनियोटिक केविटी के अंदर क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में तरल इकट्ठा होना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना कि एमनियोटिक केविटी में ज्यादा मात्रा में तरल इकट्ठा होना क्या कहलाता है, तो आप कर दोगे, इसको हाइड्रो एमनियोन कहते हैं। तो गुरुजी अब थोड़ी ना गलत करेंगे, लेकिन बेटा इसमें जो भ्रूण होता है ना वो अविकसित होता है और दोषपूर्ण होता है, मतलब वो भ्रूण ढंग से विकसित नहीं हो पाता। ठीक है, जबकि ये हाइड्रो एलेंटोइस है ना, इसमें तो भ्रूण में कोई दिक्कत नहीं आती, भ्रूण सामान्य रहता है। ठीक है, लेकिन इधर क्या होता है, हाइड्रो एमनियोन में भ्रूण अविकसित होता है और दोषपूर्ण होता है। ठीक है, और इसका जो इसके अंदर तरल पदार्थ इकट्ठा होता है वो कैसा होता है, एक तो गाढ़ा होता है और दूसरा चिपचिपा होता है, पानी जैसा नहीं होता। इधर तो क्या है, पानी जैसा हो रहा है, लेकिन इधर क्या है, चिपचिपा हो रहा है। और बेटा जो पेट है ना फूल कर, जैसे नाशपाती खाई होगी ना अपने बचपन में, अभी भी खाते होगे नाशपाती, उसके जैसा हो जाता है। तो इसका आकार कैसे हो जाता है, एग्जाम में पूछ लिया कि नाशपाती के आकार का उदर किस कंडीशन में हो जाता है, तो हाइड्रो एमनियोन में नाशपाती के आकार का हो जाता है। बोले गुरुजी बिल्कुल सही बात है आपकी, तो लाडलो सही है, तो फिर आगे चलते हैं। अगला क्या है, व्हाइट हीफर डिजीज। बेटा ये दो तीन डिजीज है इंपॉर्टेंट, एक तो व्हाइट हीफर डिजीज और दूसरा क्या, फ्री मार्टिनिज्म। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, और दोनों को मैंने यहां पे इंक्लूड कर दिया है बेटा। अब एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाइट हीफर डिजीज क्या है, तो बेटा मुलेरियन डक्ट है ना, उसका विकास न होने के कारण मादा जननांग अल्प विकसित रह जाते हैं। ठीक है, अगर मुलेरियन डक्ट का ढंग से विकास नहीं हुआ ना, कि मुलेरियन डक्ट से क्या होगा है, मुलेरियन डक्ट जब ढंग से विकसित होगी ना तभी जाके क्या होगा, तभी मादा जनन अंग बनेंगे। अगर मुलेरियन डक्ट ढंग से विकसित नहीं हुई तो मादा जनन अंग ढंग से विकास होगा ही नहीं, तो वो क्या रह जाएंगे, मादा जननांग अल्प विकसित रह जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मुलेरियन डक्ट का विकास न होने से मादा जननांग अल्प विकसित रह जाना किस कंडीशन में होता है, तो बेटा व्हाइट हीफर डिजीज में। तो बेटा अगर जननांग अल्प विकसित है ना, तो बेटा वो बच्चिया कैसी होगी, वो बांझ होगी। क्यों, अरे बेटा जनन अंगों का विकास नहीं हुआ तो वो बांझ ही रहेगी। तो फटाफट चलो फिर चलते हैं आगे। अगली कंडीशन क्या है, फ्री मार्टिनिज्म। फ्री मार्टिनिज्म क्या होता है बेटा, जब पेट के अंदर बछड़ा और बछड़ी जुड़वा पेट के अंदर पड़ रहे हैं ना, गर्भाशय के अंदर एक बछड़ा है और एक बछड़ी दोनों साथ साथ हैं, तो क्या होगा, बछड़ा पैदा होगा ना वो तो होगा बेटा सामान्य, और बछड़ी होगी ना वो कैसी होगी, बांझ।
ठीक है, अब इसका कारण क्या क्यों होता है ये तो आपने पहले पढ़ ही रखा है सारा। आप तो अपन रिवीजन कर रहे हैं, तो अपने को अब क्वेश्चन सही करने से मतलब है। अब कोई ऐसे तो पूछेगा नहीं भाई क्यों, बस सीधा सा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है, कि फ्री मार्टिनीज में क्या होता है, बछड़ा सामान्य, बछड़ी बांझ, ठीक है। और जो बेटा बांझ बछड़ी होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसको फ्री मार्टिन बोलते हैं, ठीक है। जो बांझ बछड़ी है ना उसको क्या बोल देंगे, फ्री मार्टिन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ गया, दोनों में से तो आप सही कर ही दोगे। बोलो गुरुजी बिल्कुल कर देंगे सही, तो लाड लो, बिल्कुल सही कर दोगे तो फिर तो क्या है, मजे आ जाएगा। अगली चीज क्या है बेटा, अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस बची हुई हैं गायनेकोलॉजी के अंदर, जो अपन लास्ट में कवर कर लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, एंड्रोलॉजी के इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताएंगे आपको। एंड्रोलॉजी तो आपको पता ही है नर जनन अंगों का अध्ययन को क्या बोल देते हैं, एंड्रोलॉजी बोल देते हैं। अब देखो इसमें सारे जो जो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने बिल्कुल शॉर्ट रूप में लिख दिए, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर भागने की भटकने की जरूरत नहीं है, पूरी थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है आपको। बेटा देखो कैसे, बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए बिलाव और सुअर में ग्लास पेनिस अनुपस्थित होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि ग्लास पेनिस किन जानवरों में अनुपस्थित होता है, तो किस में आ जाएगा, पहला तो बिलाव में, और दूसरा किस में आ जाएगा, सुअर में। इन दोनों के अंदर क्या है, ग्लास पेनिस अनुपस्थित होता है, पाया ही नहीं जाता। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्या, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लें कि कोरोना ग्लांडिस जो संरचना है वो किसके अंदर पाई जाती है, तो कोरोना ग्लांडिस संरचना किसके अंदर पाई जाती है बेटा, घोड़े के अंदर पाई जाती है कोरोना ग्लांडिस, ठीक है। अगली चीज, पहली बात तो आप बता देता हूँ कोरोना ग्लांडिस क्या होता है बेटा, घोड़े का जो ग्लास पेनिस होता है ना उसके ऊपर उभार पाया जाता है, उसको कोरोना ग्लांडिस बोल देते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा बता भी देता हूँ, आपको आइडिया भी देता हूँ। लेकिन ये पूछेंगे नहीं आपको, इतनी बड़ी चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन कैसे आएगा आपका कि कोरोना ग्लांडिस किस जानवर में पाया जाता है, तो घोड़े में पाया जाता है। अगर पूछ लें कि बल्बस ग्लांडिस, देखो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, कोरोना अलग ग्लांडिस अलग चीज है, बल्बस ग्लांडिस अलग चीज है। कहीं तो बल्बस ग्लांडिस पूछे कि बल्बस ग्लांडिस किस में पाया जाता है, तुम घोड़ा करे हो, नहीं भाई, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो बल्बस ग्लांडिस किस में पाया जाता है, कुत्ते में पाया जाता है बेटा। कुत्ते के सेशन का पिछला हिस्सा है ना थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, तो वो अधिक फूला हुआ हिस्सा ही क्या बोलते हैं, उसको ही बल्बस ग्लांडिस बोल देते हैं अपन। लेकिन इतना चीज अपने को बेटा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अपना सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, बल्बस ग्लांडिस किस में पाई जाती है, तो आप कहते हैं ना कुत्ते में, ठीक है। अब वो चीज़ पूरी थ्योरी रटने की जरूरत आपको नहीं है भाई, अब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है अपने को, एग्जाम में तो वही आएंगी। अगली चीज़, यूरिथ्रल प्रोसेस किसके अंदर पाया जाता है, बेटा देखो ये चारों क्वेश्चन, ये चारों नहीं, अब मैं बता रहा हूं ना, ये पूरी की पूरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन के टाइप में है। तो बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना है, आप छोड़ मत देना बीच में कि यार गुरुजी, ठीक है, क्योंकि उतना तो आप फास्ट अब आप भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है, आप भी फटाफट इतनी चीज कवर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन के रूप में। अब देखो यूरिथ्रा प्रोसेस किसमें अंदर पाया जाता है, बक के अंदर और रैम के अंदर पाया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन हो गया, यूरिथ्रल प्रोसेस किसमें पाया जाता है, एक तो बक में और एक रैम के अंदर, ठीक है, मतलब कि भेड़ में और बकरे के अंदर। ट्विस्टेड पेनिस है, जो पेनिस का अगला हिस्सा होता है ना वो ट्विस्टेड किसके अंदर होता है, तो बेटा सुअर के अंदर है ना, पेनिस का अगला हिस्सा क्या होता है, घुमा हुआ होता है, ट्विस्टेड रहता है। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्विस्टेड पेनिस किस जानवर के अंदर पाया जाता है, तो आप क्या कह दोगे, सुअर के अंदर पाया जाता है। अरे बेटा सुअर का सिस्टम सारा घुमा हुआ है भाई, ठीक है, तो याद रख लेना आप इस बात को ढंग से। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, अब आगे भी आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए आपको गलत नहीं करना है। कि पहला क्वेश्चन तो कैसे आ सकता है कि जानवर के पेनिस में एस आकृति का घुमाव क्या कहलाता है, तो ये हो गया आंसर सिग्मोइड फ्लेक्सर। देखो बेटा एकदम बिल्कुल सटीक तरीके से हमने इसको शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, बिल्कुल सटीक तरीके से, कि जानवर के पेनिस में ऐसा आकृति का घुमाव क्या बोलाता है, सिग्मोइड फ्लेक्सर। बोलो गुरुजी ये तो हमें आते हैं, तो बेटा फटाफट रिवीजन करना है, क्योंकि अब तो आते हैं, अगर रिवीजन नहीं किया ना तो एग्जाम में क्या करोगे, अरे यार ये तो याद था भूल गए, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। तो बेटा ये कंफ्यूजन वाली समस्या, अगर तुम लास्ट टाइम में रिवीजन अच्छे से कर लोगे ना एक दो बार, तो कंफ्यूजन वाली समस्या आएगी नहीं। तो एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो बहुत लोगों से पिछड़ जाओगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन एक भी तुमसे सोचते नहीं एक क्वेश्चन से क्या ही बिगड़ जाएगा बेटा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आते हैं ऐसे मान लो 300-400 लोगों से पीछे चले जाओगे, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन से चूक जाओगे, ठीक है। तो अब क्या, सिग्मोइड फ्लेक्सर बेटा दो टाइप में पाया जाता है। पहला तो क्या, प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि प्री स्क्रोटल प्रकार का सिग्मोइड फ्लेक्सर किस जानवर में पाया जाता है, तो बेटा सूअर में और ऊंट में। ये तीनों चीजें तो तुम भूल मत जाना बेटा, गलती से भी मत भूल जाना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मान लो,
कौन कौन सी, कि प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर किस में पाया जाता है, सुअर में और ऊंट में। ठीक है, अगर पूछ लें पोस्ट स्क्रोटल तो किस में पाया जाता है, बुल, रैम और बक में। ठीक है, यानी कि सांड में, बकरे में और भेड़ के अंदर। और सिग्मोइड फ्लेक्सर होता ही नहीं, अनुपस्थित होता है, तो बेटा कुत्ते के अंदर और घोड़े के अंदर, इनमें तो ऐसा कोई ऐसा आकृति का घुमाव पाया ही नहीं जाता पेनिस के अंदर। इसीलिए क्या बोल देंगे अपन कि ऐसे जानवर जिनमें सिग्मोइड फ्लेक्सर अनुपस्थित होते हैं कौन कौन से हैं, पहला हो गया बेटा कुत्ता और दूसरा कौन सा हो गया, घोड़ा। ठीक है, इन दोनों के अंदर ऐसा आकृति की संरचना अनुपस्थित होती है। तो बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूल मत जाना इनको, फिर मत कहना गुरुजी अरे यार अब बता दिया था लेकिन गलती हो गई, लास्ट में रिवाइज नहीं करके गए। ठीक है, हम आपके लिए इसीलिए तो पूरी मेहनत करके पूरा जोर लगा के बिल्कुल एक एक चीज़ छांट के आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, सिग्मोइड फ्लेक्सर जो डबल फोल्डेड प्रीप्यूस, प्रीप्यूस के अंदर दो फोल्ड पाए जाते हैं। तो ऐसी प्रीप्यूस तो पता ही है ना आपको, ग्लास पेनिस के ऊपर एक संरचना पाई जाती है स्किन की, ठीक है, त्वचा पाई जाती है, उसको प्रीप्यूस बोलते हैं अपन। तो डबल फोल्डेड प्रीप्यूस किसके अंदर पाई जाती है, ये देखो इधर तो क्वेश्चन हो गया, अरे ये हो गया बेटा आंसर। क्वेश्चन आंसर आपस में आमने सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पूरी हमने नोट्स को ऐसे ही पूरे नोट्सों को इस प्रकार से तैयार कर लिया कि क्वेश्चन आंसर हर लाइन ही आपको क्वेश्चन की तरह लगे, ताकि आपको याद रखने में रिवीजन में आसानी रहे। तो बेटा घोड़े के अंदर क्या होती है, डबल फोल्डेड प्रीप्यूस पाई जाती है। ये देखो दोनों ही चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, प्रीप्यूटियल डाइवर्टिकुलम किस जानवर के अंदर पाया जाता है, तो बेटा प्रीप्यूटियल डाइवर्टिकुलम सुअर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो सामने देखो इधर तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इधर आंसर। तो ऐसे तरीके से हमने नोट्स तैयार किए। ओस पेनिस, बेटा हड्डी किसके पेनिस के अंदर पाई जाती है, सिर्फ एक ही है भाई अपना, कुत्ता ही है जिसके पेनिस में हड्डी पाई जाती है, बाकी किसी भी जानवर के पेनिस में हड्डी नहीं पाई जाती। इसी के जानवर में, कुत्ते के जानवर के अंदर पाई जाती है। उसका नाम बेटा कई बार नाम पूछ लेते हैं कि कुत्ते के पेनिस में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो क्या कौन सी पाई जाती है, ओस पेनिस। ये मिलान के अंदर भी आ सकता है बेटा, ओस फ्रेनिक, ठीक है, ओस पेनिस, तो ये मिलान के अंदर भी आ सकता है। ओस ऑप्टिकस, ओस ऑप्टिकस जैसे आंख में होती है ना फाउल की मेरी, ये आपको अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आपको आगे और भी सब्जेक्टों के शॉर्ट नोट्स बताएंगे ना, तो उसमें बता देंगे बाकी ये चीज़ें जो और हड्डियां बच रही हैं वो। लेकिन बेटा आपको क्या करना है, बस अपनी 2 सेकंड निकाल के आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बेटा इतना सा आपका काम करना है, बाकी हमारे पे छोड़ दो, पूरी मेहनत हम करेंगे। अगला क्या बेटा, देखो कुत्ते के अंदर कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है या कौन सी एब्सेंट होती है, दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर पूछ लें कि कुत्ते में पाई जाने वाली एकमात्र सहायक ग्रंथि कौन सी है, तो बेटा उसका नाम है प्रोस्टेट। क्योंकि 3 ग्रंथि होती है ना, एक तो होती है प्रोस्टेट, दूसरी होती है शुक्राशय और तीसरी होती है काउपर ग्लैंड, या जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी बोल देते हैं, काउपरी ग्रंथि को। ठीक है, तो कुत्ते में प्रोस्टेट तो क्या होती है, पाई जाती है, और शुक्राशय और दूसरी कौन सी है, शुक्राशय और काउपर ग्रंथि क्या है, एब्सेंट रहती है। तो बेटा ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गलत मत करना इसको। बोले गुरुजी कतई नहीं करेंगे, फिर लाड लो आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं कि बेटा वीर्य, ये पूछ लेते हैं कि वीर्य किन किन संगठित पदार्थों से बना होता है। तो बेटा वीर्य के अंदर 2 चीज़ होती है, एक तो होता है शुक्राणु, ये तो बनते हैं आपको पता ही है कहाँ बनते हैं, रवर्षण में बनते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, सेमिनल प्लाज्मा, ये कहाँ बनता है, ये सहायक जनन ग्रंथि है ना, ये शुक्राशय, काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, इनसे बनता है। लेकिन कुत्ते के अंदर तो सिर्फ ग्रंथि एक पाई जाती है, तो ये सेमिनल प्लाज्मा कुत्ते के अंदर किससे बनता है, सिर्फ अकेली प्रोस्टेट ग्रंथि से बनता है, क्योंकि ये 2 ग्रंथियां तो क्या होती हैं इसमें कुत्ते में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ना, वो डेफिनेशंस अपन क्या करेंगे, इसको फटाफट आपको मैं बता देता हूँ। अरे बेटा फटाफट कोई कहेंगे लाड लेके या गुरुजी इतना फटाफट रिवीजन मत करो, अरे बेटा लास्ट टाइम है, अब स्लो हो गए ना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप इसको एक बार फटाफट पूरे वीडियो को देखना आपको एंड तक, और उसके बाद में आपने अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने एक बार फिर बुक से मार लिया, क्योंकि ये तो 3 घंटे में पूरी गायनी हो जाएगी, आपने बुक से एक बार 5-6 घंटे में और गायनी पढ़ ली ना 2-3 दिन 5 दिन बाद, तो बेटा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि गायनी जैसी सब्जेक्ट है तो एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत हो रहा तो आप ऐसे मान लो पिछड़ रहे हो बाकियों से। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो आप क्या कर दोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस किन 2
क्रियाओं से मिलकर बना होता है या प्रक्रियाओं से मिलकर बना होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दो प्रक्रियाएं होती है बेटा, एक तो होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरी क्या होती है स्पर्मियोजेनेसिस। ये दो चीजों से मिलकर क्या बनता है, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस बनता है या शुक्र जनन बनता है। अब बोलो गुरुजी इनकी डेफिनेशन से पूछ सकते हैं, बिल्कुल लाड लो, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट चीजें सारी इंक्लूड करी है यहाँ पे। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस तो क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना। बेटा ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जा सकता है, कैसे आएगा कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब बेटा ये देखो इतनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन ही तो मिलेगा आपको और ऐसे ही आंसर मिलेगा। तो उसी तरीके से अपन ने पूरी थ्योरी को ही ऐसे बना दिया क्वेश्चन आंसर के तरीके से, तो आपकी पूरी की पूरी थ्योरी भी रिवाइज हो रही है और साथ साथ में ऐसे मान लो कि आपके क्वेश्चन भी हो रहे हैं। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, और वो भी एंड टाइम में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। अगला क्या है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बेटा, स्पर्मेटिड बन गया ना ये यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। फिर आगे स्पर्मेटिड से शुक्राणु बन गया ना, इस क्रिया को क्या बोल देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये दोनों डेफिनेशंस भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बेटा जो एक स्पर्मेटोगोनिया है ना उससे कितने शुक्राणु बनते हैं, तो बेटा 64 शुक्राणु बनते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक स्पर्मेटोगोनिया कोशिका से स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्रोसेस होगा ना, शुक्र जनन प्रोसेस होगा, तो उसमें 64 शुक्राणु बन जाएंगे एक कोशिका से ही। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई सांड में शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है उसमें कितने दिन का समय लगता है, तो बेटा 64 दिन का समय लगता है। देखो दोनों चीज सेम ही है, एक स्पर्मेटोगोनिया से 64 तो शुक्राणु बनते हैं और सांड में शुक्र जनन में 64 दिन लगते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने में बिल्कुल आसानी रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी याद रखने में। बोलो गुरुजी बिल्कुल नहीं आएगी दिक्कत। तो बेटा और क्या चाहिए अपने को, दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अगला क्या है बेटा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन प्रोसेस क्या होता है, डेफिनेशन है बेटा इंपॉर्टेंट सारी, ठीक है। स्पर्मिएशन क्या क्वेश्चन आएगा कि शुक्राणुओं का वृषण से बाहर निकलना। पहली चीज तो क्या है, अगर शुक्राणु वृषण से बाहर निकल रहे हैं, टेस्टिस से बाहर निकल रहे हैं, तो उसको तो बोलते हैं मतलब स्पर्मिएशन बोलते हैं, उस प्रक्रिया को तो क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। और अगर शुक्राणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं, देखो दोनों चीजों में फर्क है ना, तुम कंफ्यूज नहीं होना ये वहां पे तुम, अब तो ये छोटी छोटी चीजें लग रही है, इसलिए तो मैं कहता हूं ना अगर आप एग्जाम में जब क्वेश्चन भी करो ना तो उसको पहले ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऐसे जल्दीबाजी में नहीं है कि आपको 5-4 क्वेश्चन फटाफट इजी लगे और आपके सही हो गए तो आप जोश में आ गए, जोश में गलत कर दिया। बेटा क्वेश्चन आराम से पढ़ना है बिल्कुल ढंग से। जैसे देखो इसमें जो कंफ्यूजन हो सकता है, शुक्राणु को वृषण से बाहर निकलना तो क्या कहलाएगा स्पर्मिएशन, और शुक्राणु को शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाएगा इजैक्यूलेशन। तो अगर वृषण शरीर को पढ़ने में आप अगर अदला बदली कर दी ना आपने थोड़ी बहुत भी, उस टाइम दिमाग नहीं लगाया तो उल्टा सुल्टा कराओगे और एक क्वेश्चन भी गलत हो गया ना तो बेटा पिछड़ गए फिर तो बहुत, ठीक है। रैंक आती आती पीछे रह जाएगी, सिलेक्शन होता होता रह जाएगा। तो अगला क्या है बेटा, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेटा वीर्य एकत्रण के समय कृत्रिम योनि है ना, ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा बेटा, इसमें डिग्री आएगा। ये जो सेंटीग्रेड है ना ये सेंटीग्रेड नहीं आएगा, बस सिर्फ 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो वीर्य एकत्रण के समय कृत्रिम योनि का जमीन से कोण, ठीक है, कितने कोण पे अपन कृत्रिम योनि को पकड़ेंगे वीर्य एकत्रित करेंगे तब, तो बेटा 45 डिग्री पे। ये सेंटीग्रेड गलत है बेटा, 45 डिग्री पे क्या करेंगे अपन पकड़ेंगे। दूसरा क्या कि भारत में सर्वाधिक वीर्य एकत्रण की विधि कौन सी है, तो बेटा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वीर्य एकत्रण अपन कृत्रिम योनि से ही करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजाइना बोलते हैं ना इसको, एवी, है ना। और देखो इंपॉर्टेंट एक चीज क्या है, ये अलग चीज है, अलग बात है कि सूर्य में जो सूअर है ना उसमें वीर्य एकत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो बेटा प्रेशर है ना, दबाव, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तापमान इतना महत्वपूर्ण नहीं है सूअर के अंदर, सूअर के अंदर क्या है प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में पूछ लेना कि सूअर में वीर्य एकत्रण के समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, बेटा प्रेशर है। अगला क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन तो आ सकता है कैसे कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया, तो बेटा लेजारो स्प्लेंजानी नाम का एक वैज्ञानिक साहब थे, उन्होंने कुतिया के अंदर किया था, ठीक है। तो आप चाहे कुतिया याद रख लो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी रखो तो कम से कम लेजारो स्प्लेंजानी को तो याद रखना। इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम कृषि जो कृत्रिम गर्भाधान एआई की थी सर्वप्रथम। और अगर पूछ लें भारत में इंडिया में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था, सबसे पहले एआई किसने की थी, तो डॉक्टर संपत कुमारन है, उन्होंने क्या किया था सबसे पहले इंडिया के अंदर एआई की थी। और तो लाड लो साथ साथ चल रहे हो ना, मतलब गुरुजी साथ साथ चल रहे हो, तो बेटा फिर साथ साथ चलोगे तो बस ऐसे मान लो आपकी गायनी
आधी से ज़्यादा तो हो चुकी। ठीक है, थोड़ी गाय नहीं आपकी और बची है। देखो इतनी फटाफट आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रिवाइज करवा रहे हैं। तो जो लाडला साथ साथ पढ़ रहे हैं तो समझ लो बहुत लोगों से आगे चल रहे हो तुम। अब वीर्य एकत्रण की विधि पूछ लेते हैं बेटा कि भाई सांड में तो कौन सी सब। देखो 2 क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। पहला तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सांड में सबसे सरल, सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली तरीका कौन सा है। तो कौन सा है, कृत्रिम योनि सबसे सरल और सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला तरीका है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सांड में वीर्य एकत्रण की कौन कौन सी विधि है। तो फिर बेटा आपको यह भी ध्यान रखनी है, स्पॉन्ज विधि, कृत्रिम योनि विधि पहली हो ही गई, तीसरी इलेक्ट्रो इजेक्युलेशन, और चौथी कौन सी, मसाज विधि। इनमें 3 ऑप्शन दे देंगे, चौथा दे देंगे सभी। और अगर आपको ऐसे पूछना है कि सबसे सरल और सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा, कृत्रिम योनि। ठीक है, क्योंकि बाकी मेथड भी यूज करते हैं अपन, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा करते हैं, कृत्रिम योनि करते हैं। तो इसका आंसर कृत्रिम योनि चला जाएगा अगर ये पूछा तो। बोलो गुरुजी बिल्कुल सही कर देंगे अब तो। अगला क्या है, सुअर के अंदर। तो बेटा सुअर के अंदर 2 तरीके से करते हैं, या तो अपन कृत्रिम योनि से करते हैं, आर्टिफिशियल वेजाइना से करते हैं, या अपन क्या करते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं और फिर निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लव्ड हैंड मेथड। अरे ग्लव्ड कुछ नहीं है बेटा, हाथ में ग्लव्स पहन के है ना फिर सीमन निकालेंगे, उसी को ग्लव्ड हैंड बोल दिया। इतनी कोई टेंशन लेने की, भड़क लेने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज़ आ गई। तो बेटा ये हो गया। तीसरा क्या है बेटा, घोड़े के अंदर। तो घोड़े में भी सबसे कॉमन तरीका, देखो कृत्रिम योनि से निकालते घोड़े में, और कोई तरीका नहीं है घोड़े के अंदर। ठीक है, क्योंकि घोड़ा तो आपको पता ही है यार कितनी महंगी चीज़ है बेटा, तो आपको कन्फ्यूजन तो इसमें होगा ही नहीं। अगर एग्जाम में पूछ लेना कि वीर्य एकत्रण का घोड़े में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो बेटा कौन सा है, कृत्रिम योनि। और अगर पूछ लेना बेटा गाय भैंस में भी, तो गाय भैंस में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, कृत्रिम योनि ही है। अब बेटा भेड़ के अंदर, तो भेड़ के अंदर क्या है, कृत्रिम योनि से करते हैं और दूसरा इलेक्ट्रो इजेक्युलेशन से करते हैं। लेकिन अगर पूछ लें कि वीर्य एकत्रण का सबसे अच्छा तरीका भेड़ के अंदर कौन सा है, तो भेड़ के अंदर ही बेटा कृत्रिम योनि ही है। ठीक है, और बेटा कुत्ते में, तो कुत्ते में कौन सा है बेटा, हाथ से, यानी कि मैनुअल मैनिपुलेशन। मैनुअल क्या है बेटा, मैनुअल मैनिपुलेशन क्या मतलब कि हाथ से अपन क्या करते हैं, पेनिस को हिला के अपन क्या करते हैं, उसका वीर्य बाहर निकालते हैं। तो अगर पूछ लेना कि सबसे सरल और उपयोगी तरीका कुत्ते के अंदर वीर्य एकत्रण का कौन सा है, तो बेटा कौन सा है, हाथ से, या तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, या ऑप्शन में क्या मिल जाएगा आपको, मैनुअल मैनिपुलेशन। तो दोनों में कोई सा ऑप्शन मिल जाए आपको, क्वेश्चन क्या करना है, गलत नहीं करना है। बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, गलत तो हम क्वेश्चन होने ही नहीं देंगे। तो लाडलो ये देखो आज ही क्लास अपन क्या करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, और अपनी बस सिर्फ एक क्लास बची है, और एक क्लास भी आप मानो कि 30 से 40 मिनट की क्लास बची है। ठीक है, उसमें अपन आपकी जो पार्ट बच गया वो और उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। मैक्सिमम 30 से 40 मिनट की क्लास बची है। ठीक है, तो अब आपको ये पूरी क्लास देख ली ना, तो आपका देख लो सिर्फ 2 से 2.5 घंटे के अंदर आपकी पूरी की पूरी गायनी, और उसमें लगभग चीज़ें, मैक्सिमम सारी चीज़ें अपन ने कवर कर ली, वो भी क्वेश्चन के तरीके से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपकी थ्योरी भी कवर हो गई, और ऐसे मान लो कि आपने क्वेश्चन ही कर रहे हो, तो दोनों काम हो गए। ठीक है, तो लाडलो अगर आप चाहते हो कि आगे भी हम पूरी और भी सब्जेक्टों के, ठीक है, वीडियो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना के डालें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, लाइक कराओ, शेयर कराओ। हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है बेटा, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, और आपको जितना हमारे से बन पाएगा हम आपको सिलेक्शन में पूरा योगदान करेंगे। अगर सिलेक्शन हो जाए तो मिठाई तो हमें बाद में खिला देना बेटा। तो अभी मेहनत करो बेटा, जम के मेहनत करो, कुछ ही टाइम बचा है, तो चाहे दिन सोना नहीं रात, जितना टाइम अपन मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना है, क्योंकि जो आज तक आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बंदा ढंग से रिवीजन कर जाएगा बेटा, जिस बंदे ने पहले पढ़ लिया, ठीक है, जो लड़का पहले पढ़ चुका है लेकिन अब सही से रिवीजन नहीं कर रहा ना, उसके क्वेश्चन बहुत गलत हो जाएंगे। तो इस टाइम पे जो ढंग से पढ़ रहा है ना वही इंपॉर्टेंट है, और वही सिलेक्शन है ना, वही रैंक मारेगा, वही सिलेक्शन मारेगा। और एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत हो गया ना तो बहुत पिछड़ जाओगे। इसलिए पूरी वीडियो को देखना, शुरू से लास्ट तक देखना। ठीक है, तो हम आपके लिए कमेंट करके बताना कि कैसी आपको क्लास लगी, और आपको आपकी अगली सब्जेक्ट कौन सी आपको रिकॉर्ड करके हमें बतानी चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है बेटा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू भाई।